नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द ईवीएम में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आज हम बात करेंगे हेडेक के बारे में। क्या होता है हेडेक, इसके कारण क्या है, इसका रिलीविंग फैक्टर क्या है, इसके प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर क्या है और इसका निदान क्या है। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि लोगों के मन में जो भ्रांतियां हैं, हेडेक को लोग बीमारी समझ लेते हैं, जो कि ये किसी अन्य बीमारी का लक्षण होता है। अपने आप में मेडिकल टर्मिनोलॉजी इसको बीमारी नहीं मानती है। मेडिकल भाषा में आज भी इसको एक सिम्टम या लक्षण की तरह देखा जाता है। तो हम दोस्तों आज इसी लक्षण के बारे में पूरा विस्तार से बात करेंगे। क्या है ये बीमारी, कैसे होती है, किन लोगों को ज़्यादा होती है। तो आइए दोस्तों, आज आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो के अंत तक आपको हेडेक के बारे में संपूर्ण जानकारी हो जाएगी। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं हेडेक के बारे में। तो दोस्तों, सिर दर्द को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा सिर का वो कौन कौन सा भाग है जो पेन सेंसिटिव होता है और हमारे सर का कौन कौन सा भाग है जो पेन इनसेंसिटिव होता है। मतलब पेन इनसेंसिटिव में अगर कोई बीमारी आपको होगी तो आपको पेन नहीं महसूस होगा, मतलब आपको हेडेक का लक्षण नहीं महसूस होगा। और अगर पेन सेंसिटिव में कोई भी बीमारी होगी, कोई भी इरिटेशन होगा, कोई भी इन्फेक्शन होगा, तो उसकी वजह से आपको पेन परसीव होगा। तो ये जान लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कौन कौन से भाग हमारे सिर के पेन सेंसिटिव होते हैं, कौन कौन से भाग पेन इनसेंसिटिव होते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे इंट्राक्रैनियल स्ट्रक्चर की, मतलब हमारे ब्रेन के अंदर की। ब्रेन के अंदर की अगर बात की जाए तो 3 ही स्ट्रक्चर हैं जो पेन सेंसिटिव होते हैं। बाकी ब्रेन के अंदर का कोई भी स्ट्रक्चर जो होता है पेन सेंसिटिव नहीं होता है। तो सबसे पहला भाग अगर बात किया जाए तो वो होता है हमारा ब्लड वेसल्स। ब्रेन की जो हमारे रुधिर की नलिकाएं होती हैं, अगर उनमें कोई किसी भी तरह का इन्फेक्शन या कोई बीमारी होगी तो उसकी वजह से हमको सर दर्द का लक्षण महसूस होगा। दूसरा अगर हम बात करें तो ब्रेन की जो कवरिंग होती है, जो ब्रेन की मेनिंजेस होती हैं, वो भी पेन सेंसिटिव होती हैं। उनमें अगर कोई बीमारी होगी, कोई इन्फेक्शन होगा, कुछ भी कारण होगा तो उसकी वजह से हमको सिर दर्द का आभास होगा। तीसरा अगर बात करें तो क्रेनियल नर्व, जो क्रेनियल नर्व की जो बहुत ही महत्वपूर्ण भाग हमारे ब्रेन का बनाती हैं, हमारा बहुत सारी एक्टिविटी उनसे कंट्रोल होती है, जो कि 12 पेयर होती हैं। तो वो माना गया है कि ये भी पेन सेंसिटिव स्ट्रक्चर है। इनमें अगर कोई बीमारी कुछ भी होता है तो उसकी वजह से हमको सिर दर्द महसूस हो सकता है। तो दोस्तों, ब्रेन के अंदर सिर्फ 3 स्ट्रक्चर होते हैं जो पेन सेंसिटिव होते हैं, ब्लड वेसल्स, मेनिंजेस और आपकी क्रेनियल नर्व। तो आइए दोस्तों फिर हम बात करेंगे आप लोगों को ब्रेन के बाहर कौन कौन से स्ट्रक्चर जो होते हैं पेन सेंसिटिव होते हैं। अगर ब्रेन के बाहर की बात की जाए तो सबसे पहले बात आती है स्कैल्प की। अगर आपको स्कैल्प में कुछ भी होगा तो आपको पेन होगा, क्योंकि स्कैल्प पेन सेंसिटिव होता है। यहाँ की मसल्स, दिमाग के हेड की मसल्स जो होती हैं वो भी पेन सेंसिटिव होती हैं। अगर हम बात करें आपका टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, ये भी हमारा पेन सेंसिटिव होता है। टूथ, जो हमारे दांत होते हैं, इनका भी रिफर्ड पेन हमारे सर में जाता है, ये भी पेन सेंसिटिव में आते हैं। हमारे पैरानेजल साइनसेस, जो कि आप देखा गया है कि कुछ कुछ लोगों के अंदर ये पाया जाता है कि साइनोसाइटिस में हमारे ये पैरानेजल साइनसेस ब्लॉक हो जाते हैं, उसकी वजह से हमारे सर में हैवीनेस या भारीपन, कुछ भी थोड़ा दर्द भी किसी किसी को महसूस होने लगता है। तो ये भी पेन सेंसिटिव स्ट्रक्चर। लास्ट में अगर बात करें तो सर्वाइकल, सर में जो हमारा सर्वाइकल रीजन है वो भी पेन सेंसिटिव स्ट्रक्चर में आता है। तो आपको सर्वाइकल में अगर कोई दिक्कत होगी तो भी उसका पेन हमारे सर में रेफर्ड होता है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं अब कॉमन कॉजेज ऑफ हेडेक। कॉमन कॉजेज ऑफ हेडेक की बात की जाए तो उस बिहाफ पे हेडेक को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी हेडेक, सेकेंडरी हेडेक। तो आइए हम प्राइमरी हेडेक की बात करते हैं। प्राइमरी हेडेक के अंदर सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो टेंशन टाइप हेडेक है। 69% हेडेक जो होते हैं टेंशन हेडेक होते हैं। और जो सेकंड मोस्ट कॉमन है वो माइग्रेन है, 16%। 16% काजेज जो होते हैं हेडेक के वो माइग्रेन की वजह से होता है, और 2% जो है वो इडियोपैथिक में आते हैं, मतलब इसका रीजन किसी को भी नहीं पता है। 1% काजेज जो होते हैं एग्जर्शनल होते हैं, मतलब थकान की वजह से होते हैं। और जो सबसे कम होता है वो क्लस्टर हेडेक होता है, उसका 0.1% ये शेयर करता है। तो दोस्तों अब प्राइमरी हेडेक के बाद हम बात करते हैं सेकेंडरी हेडेक की। सेकेंडरी हेडेक में जो सबसे ज़्यादा है वो सिस्टमिक इन्फेक्शंस की वजह से होते हैं। 63% हेडेक जो होते हैं सिस्टमिक इन्फेक्शंस की वजह से होते हैं। वो आपके बॉडी में कहीं पे भी आपको कोई सिस्टमिक इन्फेक्शन होगा, उसकी वजह से आपको हेडेक महसूस हो सकता है। जो दूसरा सबसे ज़्यादा कारण है वो हेड इंजरी है। सर में चोट की वजह से सबसे ज़्यादा हेडेक
सेकेंडरी हेडेक की कैटेगरी में देखे गए हैं। इसका लगभग 4% केसेस जो होते हैं वो हेड इंजरी की वजह से आते हैं। दोस्तों जो तीसरा आता है वो आपका वैस्कुलर हेडेक है। लगभग 1 से 2% हेडेक जो होते हैं वैस्कुलर हेडेक होते हैं। वैस्कुलर डिसऑर्डर की वजह से आपको हेडेक हो सकते हैं, आपके ब्लड वेसल्स में कोई बीमारी होगी उसकी वजह से आपको हेडेक हो सकते हैं। जो सबसे कम है वो आपका ब्रेन हेमरेज है। ब्रेन हेमरेज की वजह से जो हेडेक होते हैं लेस देन 1% हेडेक जो होते हैं ब्रेन हेमरेज की वजह से होते हैं। और मैं आप लोगों का कन्फ्यूजन दूर करना चाहूँगा, जो सबसे कम है लेकिन जो ओपीडी में मरीज आते हैं सबसे ज़्यादा डाउट के साथ आते हैं, उनको लगता है कि हमारे दिमाग में ब्रेन ट्यूमर हो गया। किसी को भी हेडेक होगा तो सबसे पहले वो बेसिक सा नहीं सोचेगा, वो सबसे पहले सोचता है कि नहीं हमको कोई गंभीर बीमारी हो गई है, हमारे दिमाग में कोई गांठ हो गई है, कोई ट्यूमर हो गया है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो ब्रेन ट्यूमर की वजह से जो हेडेक होते हैं वो 0.1% है। आप सोचिए कितना है 0.1%। प्राइमरी हेडेक की वहीं बात की जाए तो 69% हेडेक जो होते हैं टेंशन हेडेक की वजह से होते हैं। और अगर सेकेंडरी हेडेक की बात की जाए तो उसमें भी जो सबसे ज़्यादा हेडेक होते हैं 63% हेडेक जो होते हैं आपका सिस्टमिक इन्फेक्शन की वजह से होते हैं। तो दोस्तों सर का भारी होना, सर में किसी भी प्रकार का दर्द होना ये नहीं जाहिर करता है कि आपको कोई गंभीर बीमारी है, आपको कोई ब्रेन ट्यूमर है। तो आपने जैसा कि आपने अभी देखा कि अगर आपको ब्रेन ट्यूमर होता है तो केवल 0.1% के केसेस में ब्रेन ट्यूमर की वजह से आपको हेडेक होता है। करते हैं लोकेशन के हिसाब से हम कैसे हेडेक को पहचानें कि ये कौन सा हेडेक है। हमारे हेड में अगर आपको ब्रो पे या चीक पे पेन महसूस होता है तो ये देखा गया है कि आपको साइनोसाइटिस की वजह से जो हेडेक होते हैं वो आपके दोनों चीक पे और आईब्रो के ऊपर हेडेक होता है, तो साइनोसाइटिस की वजह से होता है। टेंशन टाइप जो हेडेक होता है वो मोस्टली ये देखा गया है कि आपको एक टेंशन बैंड बन जाता है पूरे सर में, एक स्क्वीजिंग बैंड जिसे बोलते हैं, इस तरह की आपको फीलिंग आएगी कि ऐसे कोई एक बहुत मोटा सा बैंड बना हुआ है, उसके अराउंड आपको पेन महसूस होता है। जो तीसरा हेडेक है माइग्रेन। माइग्रेन हेडेक जो होता है वो आपको यूनिलेटरल हो सकता है, उसमें आपको कुछ और विजुअल चेंजेस हो सकते हैं। हो सकता है आपको कि जब आपको सर दर्द हो आपका विजन थोड़ा सा ब्लर हो जाए, या जब आपका सर दर्द होगा आपको आपके साथ मिचली आ सकती है, आपको उल्टी का एहसास होगा, किसी किसी को उल्टी होती भी है। तो इसके बिहाफ पे भी हम माइग्रेन को पहचान लेते हैं। फिर चौथा जो हेडेक होता है वो क्लस्टर हेडेक होता है। क्लस्टर हेडेक में मुख्य तौर पे ये देखा गया है कि आपका आई जो होती है, आई के अंदर इन और अराउंड द आई ये पेन आपको महसूस होगा। तो अब मैं बात करूंगा पेन की इंटेंसिटी के बिहाफ पे हम हेडेक को कैसे पहचानें। आपका पेन कितना और कैसा है इस बिहाफ पे भी हम हेडेक को पहचान सकते हैं। अगर आपका पेन माइल्ड है, अगर आपका पेन मॉडरेट है, आपका पेन सीवियर है, इस बिहाफ पे भी हेडेक को हम पहचान सकते हैं। जैसे कि आपका माइग्रेन है, माइग्रेन का जो पेन होता है ये मॉडरेट पेन होता है, बहुत रेयर केसेस में इसमें सीवियर पेन होता है, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा पेन नहीं होगा। लेकिन जो आपका टेंशन टाइप हेडेक है उसमें अगर हम बात करें तो उसका पेन माइग्रेन से भी बहुत कम हो सकता है और माइग्रेन के बराबर हो सकता है। मतलब आपको टेंशन टाइप हेडेक में माइल्ड टू मॉडरेट पेन होगा। लेकिन वहीं अगर बात की जाए क्लस्टर हेडेक की, क्लस्टर हेडेक का जो पेन होता है बहुत सीवियर पेन होता है। तो मतलब इन तीनों में सबसे ज़्यादा सीवियर पेन आपको क्लस्टर हेडेक में मिलेगा। लेकिन अगर वहीं बात करें आपको सब एरेक्नॉइड हेमरेज की, इसमें आपको सडन सीवियर अगर पेन हो रहा है, किसी भी इंसान को सडन सीवियर, बहुत अचानक पहली बार पेन हुआ और बहुत तेज पेन हुआ, तो समझ लीजिए कि आपको सब एरेक्नॉइड हेमरेज हो सकता है। तो दोस्तों हमने अभी तक देखा कि एज ऑफ ऑनसेट क्या होती है और लोकेशन क्या होता है हेडेक। इसके बाद अब हम देखेंगे कि ड्यूरेशन के बिहाफ पे भी हम हेडेक को पहचान सकते हैं कि कितनी देर के लिए हेडेक आ रहा है, उस बिहाफ पे भी हम इसको कैटेगराइज करते हैं। अगर किसी का पेन जो है 4 घंटे से 72 घंटे के लिए रहता है तो मोस्टली वो माइग्रेन की वजह से होता है। और टेंशन टाइप हेडेक जो होता है ये आपको लगभग पूरे हफ्ते तक रह सकता है। टेंशन टाइप हेडेक आपको 1 से 7 दिन के लिए हो सकता है। और आपका जो क्लस्टर हेडेक है वो सेकंड से मिनट के लिए होता है। अगर आपका बहुत कम समय के लिए आ रहा है दर्द तो हो सकता है आपको क्लस्टर हेडेक हो, पूरे हफ्ते तक रह रहा है तो हो सकता है आपको टेंशन टाइप हेडेक हो। लेकिन अगर आपका दर्द 4 घंटे से
72 घंटे के बीच में ही रहता है तो ये माइग्रेन की वजह से पेन हो सकता है। तो दोस्तों ड्यूरेशन की वजह से भी हम पहचान सकते हैं, लोकेशन की वजह से भी पहचान सकते हैं, एज ऑफ ऑनसेट से पहचान सकते हैं। एक और कैटेगरी है जिसकी वजह से हम हेडेक को पहचान सकते हैं, तो वो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की वजह से भी हम हेडेक को पहचान सकते हैं कि कब दिन में कब और कितनी देर के लिए पेन आता है। तो दोस्तों फ्रीक्वेंसी के हिसाब से अगर हम हेडेक की बात करते हैं तो ये देखा गया है कि जो आपका ये क्लस्टर हेडेक होता है, एक ही दिन में एक ही समय पे 1 से 8 बार आपको हो सकता है, मतलब क्लस्टर में, उसी के ऊपर इसका नाम भी दिया गया है कि एक ही दिन में कई क्लस्टर में आपको हेडेक हो सकते हैं। तो क्लस्टर हेडेक 1 से 8 बार दिन में एक ही समय पे हो सकता है आपको। और अगर माइग्रेन की बात की जाए तो ये इसका जो पेन है आपको 1 महीने में 1 से 4 बार लगभग देखा गया है। अगर टेंशन टाइप हेडेक, ये भी देखा गया है कि कभी कभी किसी को 15 दिन तक रहता है, कभी कभी किसी को 1 दिन तक रहता है। तो 1 से अगर 15 दिन की बात की जाए तो वो टेंशन टाइप हेडेक होगा। 1 से 4 दिन जो होते हैं महीने में तो माइग्रेन हेडेक होगा। एक ही दिन में कई बार हेडेक हो रहा है, 1 से 8 बार हेडेक हो रहा है, तो वो आपका क्लस्टर हेडेक हो सकता है। तो आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं कि एग्रेवेटिंग और रिलीविंग फैक्टर क्या होते हैं हेडेक के। तो सबसे पहले अगर बात की जाए माइग्रेन की, माइग्रेन का एग्रेवेटिंग फैक्टर होता है भूख। अगर आप बहुत देर से कुछ खाना नहीं खाते हैं, एम्प्टी स्टमक रहते हैं, तो आपका ये दर्द बढ़ सकता है। अगर आप महिला हैं तो पीरियड के समय आपको दर्द बढ़ सकता है। अगर आप महिला या पुरुष कोई भी हैं, अगर स्ट्रेस लेते हैं तो स्ट्रेस की वजह से ये माइग्रेन का पेन बढ़ता है। वहीं पे अगर क्लस्टर हेडेक की बात करते हैं तो क्लस्टर हेडेक में ये देखा गया अगर कोई वैसोडाइलेटर ड्रग लेता है, जैसे नाइट्रोग्लिसरीन या कोई अन्य मेडिसिन जिनका हमारे जो ब्रेन की ब्लड वेसल्स हैं अगर वो डायलेट होती हैं, उनकी वजह से क्लस्टर हेडेक का पेन बढ़ता है। कोई एल्कोहलिक पर्सन है, अगर वो एल्कोहल लेता है तब भी ये देखा गया है कि क्लस्टर हेडेक का पेन बढ़ जाता है। अगर हम बात करें टेंशन टाइप हेडेक की, टेंशन टाइप हेडेक जो होता है, जो हमारे दिमाग में इंट्राक्रैनियल प्रेशर होता है आईसीटी, अगर वो बढ़ता है तो टेंशन टाइप हेडेक बढ़ता है। तो दोस्तों एग्रीवेटिंग और रिलीविंग फैक्टर के बाद अब मैं बात करना चाहूँगा ट्रिगरिंग फैक्टर की। ट्रिगरिंग फैक्टर बहुत सारे हो सकते हैं, आपको पहचानना है। हर इंसान के ट्रिगरिंग फैक्टर अलग अलग होते हैं। किसी का ऑल्फैक्टरी फैक्टर हो सकता है, ऑल्फैक्टरी में अगर बात करें तो किसी को स्मेल की वजह से ट्रिगर कर सकता है, किसी के ऑडिटरी फैक्टर की वजह से हो सकता है। सपोज कोई बहुत तेज साउंड आती है या बहुत देर तक शोर शराबे में काम करता है, उसकी वजह से हेडेक ट्रिगर कर सकता है। या कोई विजुअल फैक्टर की वजह से भी हो सकता है। विजुअल फैक्टर में आप जैसे कि कोई बहुत ज़्यादा देर तक ब्राइट लाइट में काम करता है या बहुत देर तक धूप में रहता है, जैसे हमारे ये ब्राइट लाइट की बात की जाए, जो वेल्डर्स होते हैं, जो वेल्डिंग करते हैं, वो फ्लैशेस ऑफ लाइट उनकी आंखों में बहुत देर तक पड़ती रहती है, उसकी वजह से उनको हेडेक ट्रिगर कर सकता है। और कुछ हार्मोनल चेंजेस हैं, ये आमतौर पर महिलाओं में देखे गए हैं, जो कि प्रेगनेंसी के दौरान बॉडी में बहुत सारे हार्मोन में चेंजेस होते हैं, उस टाइम भी हेडेक ट्रिगर कर सकता है। या कोई महिला अगर कंट्रासेप्टिव पिल लेती है, ओसीपी लेती है, उस टाइम भी हेडेक आमतौर पर ट्रिगर कर जाता है। और कुछ टायरामाइन कंटेनिंग फूड भी होते हैं जिनमें सिंपैथेटिक एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा वो बढ़ा देते हैं, उसकी वजह से भी हेडेक ट्रिगर कर सकता है। या बहुत देर तक आप खाना नहीं खाते हैं, वो भी एक ट्रिगरिंग फैक्टर की तरह काम करता है। अगर बात करें वेदर की, तो वेदर भी देखा गया है कि जब मानसून चेंज होता है उस टाइम में कॉमन कोल्ड होता है, वो भी एक ट्रिगरिंग फैक्टर की तरह काम करता है, आपको हेडेक ट्रिगर कर सकता है। और अगर आप बहुत देर तक सोते हैं, बहुत कम सोते हैं, या आपकी स्लीप बिल्कुल डिस्टर्ब है, आपका टाइम बिल्कुल अलग है, कभी आप 8 बजे सो जाते हैं, कभी आप 3 बजे सोते हैं, कभी आप बिल्कुल सुबह जल्दी उठ जाते हैं, कभी आप बिल्कुल लेट में उठ रहे हैं, तो आपका स्लीप पैटर्न अगर आपका डिस्टर्ब होता है तो उसकी वजह से हेडेक ट्रिगर कर सकता है। बहुत केसेस ऐसे भी देखे गए हैं कि किसी को एंजाइटी, स्ट्रेस और अदर साइकोलॉजिकल फैक्टर होते हैं, उनकी वजह से भी हेडेक ट्रिगर करता है। तो अगर आपको हेडेक से बचना है तो आपको इन ट्रिगरिंग फैक्टर को पहचानना होता है। हर मरीज का अपना अलग अलग ट्रिगरिंग फैक्टर होते हैं, किसी का कॉफ़ी हो सकता है, किसी का टी हो सकता है, कोई वेदर चेंज हो सकता है, कोई ब्राइट लाइट या स्मेल। तो आपको अपना अपना पार्टिकुलर ट्रिगरिंग फैक्टर पहचान के चलो। दोस्तों ट्रिगरिंग फैक्टर के बाद अब मैं बात करना चाहूँगा एसोसिएटेड फीचर्स की। एसोसिएटेड फीचर्स क्या होते हैं, इनकी मदद से हम कैसे हेडेक को डायग्नोस करते हैं।
तो अगर बात की जाए माइग्रेन की, तो माइग्रेन में जो एसोसिएटेड फीचर्स मिलते हैं वो नाउजिया और वोमिटिंग का है। कुछ कुछ मरीजों में नाउजिया जैसी फीलिंग आती है, कुछ कुछ मरीजों में वोमिटिंग भी हो जाती है। तो अगर नाउजिया और वोमिटिंग के साथ एसोसिएशन है तो हम उसको माइग्रेन के टाइप में क्लासीफाई करेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर नाउजिया और वोमिटिंग है तो माइग्रेन ही हो सकता है मरीज को आईसीटी बढ़ा हो, या मरीज का कोई सिस्टमिक इन्फेक्शंस हो, या ब्रेन का कोई इन्फेक्शंस हो, उसमें भी नाउजिया और वोमिटिंग के फीचर्स मिल सकते हैं। लेकिन अगर सिंपली हेडेक है और कुछ नहीं है और नाउजिया वोमिटिंग के साथ प्रेजेंट करता है तो मोस्टली ये माइग्रेन का केस होता है। अगर बात करें हम क्लस्टर हेडेक की, क्लस्टर हेडेक में ये देखा गया कि ऑटोनोमिक सिम्टम्स मिलते हैं। ऑटोनोमिक सिम्टम का मतलब ये होता है कि आपके हार्ट रेट में फ्लक्चुएशंस मिल सकते हैं और आपके ब्लड प्रेशर्स में फ्लक्चुएशंस मिल सकते हैं। इवन कुछ मरीजों में स्वेटिंग मिलती है, मतलब उनको पसीना आने लगता है। तो अगर ये 3 फीचर्स मिल रहे हैं तो आप इसको क्लस्टर हेडेक के टाइप में क्लासीफाई करेंगे। इसी के साथ मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि ऑरा क्या होता है। कुछ माइग्रेन होता है उसमें ऑरा के फीचर्स मिलते हैं और कुछ में विदाउट ऑरा भी होता है। तो ऑरा को हम कैसे पहचानेंगे? ऑरा में ये होता है कि मरीज को हेडेक के पहले जो है कुछ खास तरह के सिम्टम होते हैं। जैसे किसी को विजुअल सिम्टम मिलते हैं, जिगजैग लाइन उनको दिखाई देती है, उनको विजन थोड़ा सा ब्लर दिखाई देता है। और कुछ मरीज ऐसे होते हैं उनको फूड की क्रेविंग होती है। कुछ मरीज ऐसे हैं तो उनका फूड का टेस्ट नहीं आता है। कुछ मरीज ऐसे होते हैं थोड़ा इरिटेबल होते हैं, कुछ को इमोशनल डिस्ट्रेस होने लगता है, कुछ को बहुत ज़्यादा यार्निंग आने लगती है। तो ये हर मरीज का अपना अलग अलग ऑरा होता है और धीरे धीरे मरीज इसको पहचान भी लेता है कि अब हमको माइग्रेन होने वाला है। तो दोस्तों अब मैं बात करना चाहूँगा फैमिली हिस्ट्री की, मतलब जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस की। सारे हेडेक में आपको फैमिली हिस्ट्री नहीं मिलेगी, लेकिन कुछ खास हेडेक हैं जिसमें आपको फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव मिलती है। तो वो मोस्टली ये देखा गया कि जो माइग्रेन के केसेस हैं 70% केसेस जो होते हैं माइग्रेन के, उनमें फैमिली हिस्ट्री मिलती है। मतलब ये है कि अगर आपको माइग्रेन है तो आप पीछे जाके ट्रेस करेंगे तो आपके पिताजी में, मम्मी में या ग्रैंड पेरेंट्स में भी आपको माइग्रेन के फीचर्स मिलते हैं। दोस्तों अब मैं बात करना चाहूँगा इन्वेस्टिगेशन की, मतलब जांचों की। अगर आपको सिर दर्द या हेडेक हो रहा है तो आपको कौन कौन सी जांचें करानी चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपका कन्फ्यूजन दूर करता हूँ कि आपको बड़ी बड़ी जांचों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बड़ी बड़ी जांचों की ज़रूरत केवल कुछ केसेस हैं उन्हीं में ज़रूरत पड़ती है। मैंने आजकल ट्रेंड देखा है, ओपीडी में मरीज आता है तो सबसे पहले यही कहता है, डॉक्टर साहब मुझे बहुत दिनों से हेडेक हो रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा आप सीटी स्कैन या एमआरआई करा दीजिए। तो दोस्तों सीटी स्कैन या एमआरआई जो है हेडेक या सिरदर्द का इलाज नहीं है। केवल कुछ केसेस हैं जिनमें आपको सीटी स्कैन या एमआरआई की ज़रूरत पड़ती है। सारे केसेस में आपको सीटी स्कैन या एमआरआई या और भी उसके ऊपर के स्कैन है लाइक पेट स्कैन या एमआरआई, एंजियोग्राफी या बिनोग्राफी, इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, लेकिन कुछ केसेस हैं जैसे कि आपको अगर हेड इंजरी होती है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है, उस केस में आपको सीटी स्कैन या एमआरआई के थ्रू गुजरना पड़ता है। लेकिन अगर मैं बात करूं इन्वेस्टिगेशन की तो सिर्फ सबसे पहले आपको आपका ब्लड शुगर कराना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में ये देखा गया है कि ब्लड शुगर के लेवल में जब फ्लक्चुएशन होता है तब भी आपको उस समय हेडेक की कंप्लेन रहती है। तो आप सबसे पहले अपना ब्लड शुगर कराइए, उसके बाद आप अपना रूटीन कराइए। हो सकता है कि आपको कोई सिस्टमिक इन्फेक्शंस हो तो उसके लिए आप अपना सीबीसी कराइए, अपना ईएसआर देखिए, उसकी मदद से भी हम हेडेक को पकड़ सकते हैं। इन सब के बाद फिर बात आती है, अगर आपको कभी हेड इंजरी हुई है, कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है तो आप सीटी स्कैन कराइए, नहीं तो अन्यथा आपको सीटी स्कैन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपको विजुअल चेंजेस आ रहे हैं, हो सकता है आपको पिट्यूटरी ट्यूमर हो, इन केसेस में ही आपको ज़रूरत पड़ती है। वो लेकिन बहुत रेयर केसेस हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है कि ट्यूमर के केसेस कितने होते हैं। तो वो सब आप महंगी जांचों के पीछे प्लीज़ मत भागिए। इन्वेस्टिगेशन के बाद अब मैं बात करना चाहूँगा कि मैनेजमेंट की। जब मैनेजमेंट की बात आती है तो जैसा कि मैंने अपने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताया कि माइग्रेन के क्या फीचर्स होते हैं, क्लस्टर हेडेक के क्या फीचर होते हैं, टेंशन हेडेक के क्या फीचर हैं। इन फीचर के बिहाफ पे अगर आप अपने सिम्टम को पहचान लेते हैं कि हाँ हमको ये चीज़ है, तब तो ठीक है। अगर नहीं पहचान पाते हैं तो सबसे पहले आपको विशेषज्ञ की मदद लेनी चाहिए। विशेषज्ञ के पास जाइए, आप वो अकॉर्डिंगली आपका माइग्रेन या आपका
हेडेक जो भी है उसको डायग्नोस करेगा, उसके हिसाब से फिर आपको वो मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करेगा। कुछ मेडिसिन होती हैं एक्यूट फेज में चलती हैं दोस्तों, कुछ मेडिसिन है उसकी अगर आपको दिक्कत है तो उसकी प्रोफाइलैक्सिस भी लेनी पड़ सकती है। तो अपने आप से सेल्फ मेडिकेट नहीं करना है, आप हमेशा विशेषज्ञ का सलाह लें, उसके बाद ही जो है कोई मेडिसिन स्टार्ट करें। और रही बात जो आप कर सकते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने ट्रिगरिंग एजेंट को पहचानना है, आपको अपने एग्रीवेटिंग और प्रेसिपिटेटिंग या रिलीविंग फैक्टर को पहचानना है। मेरा हेडेक किस चीज़ से एग्रीवेट होता है, किस चीज़ से हमको इसमें आराम मिलता है, इनको पहचानिए, और किस चीज़ से ये हमको स्टार्ट होता है। अगर आप इन चीज़ों को पहचान लेंगे तो आप हेडेक को ट्रिगर होने से बचा लेंगे। मेरी आप लोगों को यही सलाह है कि सबसे पहले आप अपना बैलेंस और हेल्दी लाइफ स्टाइल जीना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि जब आप अपने लाइफ स्टाइल में बदलाव करते हैं तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आपके अंदर देखने को आते हैं। आप हेल्दी न्यूट्रिशन लीजिए, डेली आप एक्सरसाइज कीजिए। अगर एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं तो आप अपने आप समय निकालिए, सुबह शाम किसी भी टाइम जब भी आपको समय मिलता है तो आप बाहर जाइए, घूमिए, थोड़ा बहुत दोस्तों से मिलिए, क्योंकि दोस्तों आजकल ये देखा गया है कि हेडेक का बहुत एक महत्वपूर्ण कारण है स्ट्रेस। अगर आप स्ट्रेस है आपकी लाइफ में तो आप स्ट्रेस अपनी फैमिली में, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, स्ट्रेस को ख़त्म कीजिए, तो हेडेक अपने आप दूर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी लोगों को बताने की कोशिश की है कि हेडेक क्या होता है, हेडेक के क्या क्या टाइप हो सकते हैं, हेडेक में आपको किस टाइप के हेडेक में कहाँ पेन महसूस होगा, और हर टाइप के हेडेक के क्या क्या एग्रीवेटिंग और क्या क्या प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर हैं उनको डिस्कस करने की कोशिश की है। तो दोस्तों आपको इन एग्रीवेटिंग, प्रेसिपिटेटिंग और ट्रिगरिंग फैक्टर को पहचानना है और उनसे दूर रहना है। अगर आप लंबे समय के लिए हेडेक फ्री रहना चाहते हैं तो इन एग्रीवेटिंग और प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर को पहचानिए, ट्रिगरिंग फैक्टर को पहचानिए और उनसे दूर रहिए। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो और अपने फ्रेंड या फैमिली मेम्बर को शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी, अगर किसी को भी हेडेक होता है तो उनको मदद मिल सके। नमस्कार दोस्तों, फिर मैं मिलता हूं आप लोगों से अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हेल्दी लाइफ स्टाइल के साथ जीते रहिए।